Now, the next part of this video was to discuss about the movable inclined plane system. तो इसमें ना हम लोग बहुत कुछ सिमिलर करेंगे जो कि हम लोग सेकेंड पार्ट ऑफ फिक्स्ड ब्लॉक सिस्टम में लर्न किए थे. फिक्स्ड ब्लॉक सिस्टम में हम लोग एक बार लर्न किए थे कि जब पाथ दिया हो तब क्या करना है, और जब पाथ ना दिया हो लेकिन ई दिया हो तब क्या करना है. तो मूवेबल ब्लॉक सिस्टम्स में ना वही सेकेंड पार्ट यूज़ होता है कि ई दिया हो लेकिन पाथ फाइनल नहीं दिया हो. ओके, हम वही चीज़ यहाँ पे कुछ करेंगे. तो इट्स गुड दैट यू हैव अ आइडिया. आई एक्चुअली वांटेड टू गिव यू एन आइडिया इन द फिक्स्ड पार्ट सो दैट कि मूवेबल में लगाते वक्त कुछ ऐसा ना लगे कि अटपटा कर रहे हैं. ओके, सो हियर्स द क्वेश्चन. there's a mass m which is colliding with this inclined plane that is free to move. मतलब यहाँ ग्राउंड है बट ये मूव कर सकता है इस डायरेक्शन में आगे पीछे जहाँ भी. एंड द मास ऑफ दिस inclined plane is 2m and 37 डिग्री इंक्लाइंड है और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को 1 दे दिया है. तो क्या हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि टकराने के बाद क्या वो कुछ किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा? क्या हम अभी से कुछ बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते. आई कैन नॉट टेल यू एग्जैक्टली कि वी कैन नॉट टेल एग्जैक्टली कि किस डायरेक्शन में जाएगा. ये कहीं भी जा सकता है, हॉरिजॉन्टल भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है. तो हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? सबसे पहले व्हाट विल डू इज़ हम लोग एक काम करते हैं, अलग डायग्राम बना लेते हैं. जब ये टकराएगा तो एक चीज़ तो हम लोग को पता है कि वापस से वही वाला चीज़ कि ऑल चेंजेस अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट. तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग 6 नहीं है, मतलब 8 और 6, ये 10 को ब्रेक कर दिया. तो 6 में तो चेंज नहीं आएगा आफ्टर कोलिजन भी, वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा. बट दिस 8 विल चेंज इनटू सम v1 जैसा हम लोग पिछला वाला में कर रहे थे. जब जब हम लोग को डायरेक्शन मतलब या तो v1 में ये चेंज होगा. ठीक है, तो कुछ चेंज जब ये v1 में हो गया, अब हम क्या करें? क्या ये अब तो ये वाला भी मूव करेगा, अब तो ये भी मूव करना चाहिए, ये भी थोड़ी अब स्थिर रहेगा कोई. तो अब ये भी जब मूव करेगा तो हम एक काम करते हैं, ये मूव किस डायरेक्शन में करेगा? इस डायरेक्शन में, क्योंकि इसी डायरेक्शन में इट इज़ फ्री टू मूव ना. तो इसका भी कुछ वेलोसिटी v2 मान लेते हैं. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम ध्यान से देखेंगे कि ये 2m मास है, ये m मास है. हमको बस एक चीज़ ध्यान से देखो यहाँ पर कि जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला जो हमको इक्वेशन, अच्छा अभी हम कुछ नहीं बोल सकते हैं यहाँ पर कि किस डायरेक्शन में बॉल विल फाइनली गो, क्योंकि ये दोनों तो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में हैं. इन दोनों का रिजल्टेंट पे डिपेंड करेगा कि वो रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में है. ओके, तो हम एक काम करते हैं, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इक्वेशन लगाते हैं. दैट कैन गिव अस सम इंफॉर्मेशन. तो लेट्स अप्लाई दैट. तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज व्हाट? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. देखो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, देखना. तो क्या वो बस v1 के बराबर है? ध्यान से देखो, पिछले केस में जब ये फिक्स्ड था तब बस v1 हो रहा था, बट अब ये भी मूव कर रहा है. तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग हमको इसका भी वेलोसिटी निकालना होगा. लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या है? बेसिकली एक ऐसा लाइन है जो कि इसके परपेंडिकुलर है ना, यानी ऐसा लाइन, राइट. तो इस लाइन के अलोंग हमको v2 को ब्रेक करना पड़ेगा. और ये एंगल कितना है? हाउ मच इज़ दिस एंगल? दिस एंगल इज़ द एग्जैक्ट एंगल जो कि इतना दूर का एंगल है. कैन आई से दैट? एंड हाउ मच इज़ दिस एंगल? कैन यू टेल मी? Because if this is 37, that implies this is 37, right? And that implies that this much is how much? 90 minus 37, because this is 90. So this is 90 minus 37, यानी 90 minus 37 यानी 53 I believe, है ना, 53. So this is 53 डिग्री. तो ये जो है ये इंक्लाइंड प्लेन along the line of impact it is moving with a velocity v2 cos 53. मतलब along the line of impact ये velocity है. ओके, बिकॉज दिस इज़ द मेन वेलोसिटी. इस वेलोसिटी से एक्चुअल में इंक्लाइंड प्लेन मूव कर रहा है, तो इसलिए इसको ब्रेक किए इसमें. अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है तुम खुद देखो. इंक्लाइंड अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट इंक्लाइंड प्लेन का क्या है? v2 cos 53 इस डायरेक्शन में. और अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट बॉल का क्या है? v1. दिख रहा है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दिस प्लस दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. तो v1 प्लस v2 cos 53 को ले लें कितना?
cos 53 ही रखते हैं अभी फ़िलहाल, दैट डिवाइडेड बाई v ऑफ अप्रोच। अच्छा, v ऑफ अप्रोच कितना था, वो तो 8 ही था, उस समय तो मूव नहीं कर रहा था ये, तो 8, एंड दिस हैज़ बीन गिवन टू बी 1। तो हमको एक इक्वेशन यहाँ से ये मिल गया कि v1 प्लस वी टू कॉस 53 इज इक्वल टू 8। ठीक है, एक ये इक्वेशन मिल गया, इसको 1 कर लेते हैं। अब दूसरा अब इक्वेशन कहाँ से आएगा, हमको दो इक्वेशन चाहिए, v1 और v2 निकालना है, तो हमको दूसरा इक्वेशन कहाँ से मिलेगा, मोमेंटम कंजर्वेशन से। बट मोमेंटम कंजर्वेशन हम कब कर सकते हैं, जब जिस डायरेक्शन में f एक्सटर्नल जो है 0 हो। देखो तुम ध्यान से देखो, जब कोलिजन हुआ है, तो कोलिजन जब हुआ है तो तुमको एक चीज़ दिख रहा है, अलॉन्ग दी, मतलब इस डायरेक्शन के अलॉन्ग जब कोलिजन हुआ ऐसे, तो एक बड़ा सा फोर्स आया नॉर्मल, जो कि इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर लगा ज़मीन के वजह से। देयर केम अ बिग फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, नॉर्मल के बराबर, राइट। हम लोग यहाँ पर भी वो चीज़ आया था, ऐसा मत सोचना कि फिक्स्ड वाले में वो नहीं आया। फिक्स्ड वाले में बड़ा सा फोर्स तो आया, फिक्स्ड वाले केस में बड़ा सा फोर्स क्यों नहीं आया, जी नहीं आया। बट हम लोग यहाँ पे कहीं भी मोमेंटम कंजर्व तो कहीं किए ही नहीं। वी डेंट नीड टू डू एनी मोमेंटम कंजर्वेशन ओनली एनीवेयर, क्योंकि हम लोग का ई का इक्वेशन ही मोर देन इनफ था, ई का वैल्यू ही हमारे लिए मोर देन इनफ था। या फिर अगर ई का वैल्यू नहीं दिया हुआ था तो हम लोग के लिए बस डायरेक्शन ही इनफ था, हम लोग को कहीं भी मोमेंटम कंजर्व नहीं करना पड़ा। ध्यान से देखो, या तो ई का वैल्यू दिया हुआ था और हम लोग को डायरेक्शन निकालना था, तो उसमें हम लोग इसको निकाले बाय जस्ट यूजिंग द ई का वैल्यू, सी लाइक दिस, एंड देन फिर इन दोनों का वैल्यूज़ पे हम लोग पता लगा लिए कि इसका वैल्यू कितना है, रिजल्टेंट का वैल्यू। तो वी डोंट नीड मोमेंटम कंजर्वेशन एनीवेयर। बट यहाँ पर हमको मोमेंटम कंजर्वेशन का नीड है, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं। आई डोंट नो नाउ एनी अदर वे टू डील विद द क्वेश्चन एनी फर्दर, तो आई नीड टू डू मोमेंटम कंजर्वेशन। तो हमको अब पता करना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में बड़ा फोर्स है। तो बड़ा फोर्स अलॉन्ग दिस वाई एक्सिस बड़ा सा फोर्स है। तो हम हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग अगर देखें, तो क्या हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग कोई बड़ा फोर्स है, नहीं है। देखो, अगर बड़ा फोर्स इस डायरेक्शन में है ना, अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक बड़ा फोर्स आ रहा है, तो हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलावा और कहीं भी मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका कंपोनेंट भी तो आएगा। देखो, इसका अगर हम मान लो कि हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के बजाय हम कुछ किसी भी डायरेक्ट, मान लो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलावा अगर हम कंजर्व करना चाहते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये इस बड़े वाले फोर्स का लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग भी एक कंपोनेंट आया होगा। देखो, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग भी कंपोनेंट आया होगा। ये कंपोनेंट हमको बैलेंस नहीं करने देगा मोमेंटम अलॉन्ग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। बट कौन सा एक लाइन है जिसके अलॉन्ग इस बड़े से फोर्स का कंपोनेंट नहीं आएगा, द लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस, i.e. द हॉरिजॉन्टल। क्योंकि ये वर्टिकली लग रहा है, तो हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग हम आराम से बोल सकते हैं कि इस फोर्स का कोई कंपोनेंट, कोई वैल्यू कुछ नहीं आया होगा। तो अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल वी विल बी बैलेंसिंग मोमेंटम ओवर हियर। ओके, अब अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल जब करेंगे, तो अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल कितना है, ध्यान से देखो। इनिशियली अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल इस बॉल का 0 वेलोसिटी है, एम आई राइट? राइट, इनिशियली 0 है, ये किसी वेलोसिटी से नहीं है, ये तो एक्चुअल में ये बॉल 10 से नीचे गिर रहा है। तो 10 का तो कोई भी कंपोनेंट, बिकॉज 10 इज़ वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल में तो ऑब्वियसली कोई कंपोनेंट नहीं है। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ दिस बॉल 0। इन दोनों को सिस्टम लेके कर रहे हैं अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मोमेंटम बैलेंस। तो पी आई ऑफ एंटायर सिस्टम विल बी इक्वल टू पी एफ ऑफ एंटायर सिस्टम। तो पी आई ऑफ द बॉल हम कर लिए, अब पी आई ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन वो भी 0, क्योंकि ये तो मूव ही नहीं कर रहा था। अब पी एफ, तो पी एफ क्या होगा, अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मेरा जो भी वैल्यू आएगा हमको वो लेना पड़ेगा वेलोसिटी का। तो ध्यान से देखो, अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अगर हम बॉल का बात करें, तो बॉल का अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन m इंटू वी। v कितना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलॉन्ग, हमको v चाहिए अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन,
रिजल्टेंट नहीं निकाल रहे हम यहाँ पे अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बिकॉज रिजल्टेंट तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग आए या ना आए, ठीक है। हमको बस चाहिए कि हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग कितना है, बिकॉज हमको हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग वेलोसिटी चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल एक बस हम लाइन बना रहे हैं, डॉटेड लाइन, टू फाइंड आउट, ये नहीं कि ये रिजल्टेंट का लाइन है, दिस इज़ जस्ट लाइन अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल। तो ये एंगल 37 होगा, तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये 6 cos 37 प्लस V1 sin 37, 6 cos 37 plus V1 sin 37 is what we will get as the velocity along the horizontal. इसका along the horizontal and इसका along the horizontal को add किए हैं. Isn't this the velocity that we'll get along the horizontal? Obviously we'll get that. 6 cos 37 कितना होगा? 6 into 4 by 5, that will be 4.8. 24 by 5, that is 4.8. तो m into v sin 37 plus 4.8. Did you get it? v1 sin 37 plus 4.8 and plus the momentum of this inclined plane along the horizontal direction. So 2m mass into the velocity along the horizontal direction, that is how much? v2 but in the negative direction. ये डायरेक्शन हम लोग पॉजिटिव माने हैं, दिख ही रहा है, तो ये डायरेक्शन नेगेटिव, तो 2m इंटू माइनस v2। तो यहाँ से हमको क्या पता चला, कि 0 इज इक्वल टू m इंटू 0.6 v1, बिकॉज v1 sin 37 is actually 0.6 v1 only, sin 37 is 0.6 plus 4.8 minus 2m v2, ठीक है। तो 2m v हम mm काट देते हैं, तो 2v2 इसको इधर लेके आ गए, 2v2 इज इक्वल टू 0.6 v1 प्लस 4.8। आप देखो ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। मेरा फर्स्ट इक्वेशन ये आया था, ये फर्स्ट इक्वेशन क्या आया था? v1 प्लस v2 इंटू cos 53 कितना होता है? cos 53 इज 3/5 यानी 0.6, तो v1 प्लस 0.6 v2 इज इक्वल टू 8। दो इक्वेशंस, v1 प्लस 0.6 v2 इज इक्वल टू 8 एंड एक इक्वेशन ये वाला जो है 0.6 v1 प्लस 4.8 इज इक्वल टू 2v2। ये दो इक्वेशंस मेरे पास बन गया। अब इन दोनों इक्वेशंस में बस दो ही वेरिएबल्स अननोन है, v1 एंड v2, दोनों को सॉल्व करेंगे तो v1 और v2 हमको मिल जाएगा, ठीक है। v1 और v2 हमको मिल जाएगा, ठीक है। बट हमको अब मतलब वी कैन डेफिनेटली फाइंड आउट, बट वी विल नॉट स्पेंड मोर टाइम फाइंडिंग देम, बिकॉज हमको अब अगला स्टेप करना क्या है, हमको एक्चुअल में निकालना है कि रिजल्टेंट मतलब फाइनली ये जो बॉल है वो, मतलब हमको ये तो पता चल गया कि ये जो v1 का वैल्यू हमको पता चल गया यहाँ से, ठीक है, और हमको इस डायरेक्शन में 6 था। अब हमको नेट निकालना है कि रिजल्टेंट वो किस डायरेक्शन में गया, कितना से गया। तो हम ये कैलकुलेशन के बाद आई एम टेलिंग यू v1 जो है वो 4 आएगा, ठीक है। v2 का भी कुछ वैल्यू आएगा, डेफिनेटली आएगा, सॉल्व होके तो कुछ ना कुछ आएगा ही। v1 को 4 पुट करके देखेंगे, सेटिस्फाई करेगा, v1 4 होगा, एक वैल्यू v1 4 होगा। तो जब हमको बस v1 से अभी मतलब है, क्योंकि हमको रिजल्टेंट निकालने के लिए बस v1 का ही नीड है, v2 का नीड नहीं है। तो v1 अगर 4 आ गया तो तुम ध्यान से देखो, v1 अगर 4 आ गया तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि अब हम रिजल्टेंट को किसी भी एंगल में, जैसे हम यहाँ पे सॉल्व किए थे पिछला क्वेश्चन में, तो हम किसी भी डायरेक्शन में अज्यूम कर लेते हैं अल्फ़ा, और ये साइन अल्फ़ा का वैल्यू कितना आएगा? इट विल कम आउट टू बी, दिस इज़ हाइट दैट इज़ 4 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, ये tan अल्फ़ा निकालते हैं, इस केस में tan अल्फ़ा विल बी ईजियर टू फाइंड आउट। tan अल्फ़ा विल बी हाउ मच? हाइट 4 बाय बेस विच इज़ 6 यानी 2/3। तो अल्फ़ा कितना आया? tan इनवर्स 2/3, ठीक है, tan इनवर्स 2/3। और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आया? √4² प्लस 6² यानी √24 प्लस 36 यानी √16 प्लस 36 दैट इज़ √52। तो अब हम बोल सकते हैं कि आफ्टर कोलिजन ये जो बॉल है वो किस एंगल में गया? देखो ये एंगल आया है tan इनवर्स 2/3, यानी अगर ये लाइन हम ड्रॉ करें तो इस लाइन से tan इनवर्स 2/3
वो हो सकता है यहाँ हो, tan इनवर्स 2/3 हमको एग्जैक्टली कोई स्टैंडर्ड वैल्यू तो नहीं है, तो वी वोंट बी एबल टू से, बट इतना तो पता है कि हॉरिजॉन्टल नहीं है एटलीस्ट, बिकॉज tan इनवर्स 2/3 इज़ नॉट इक्वल टू 37 डिग्री। 37 डिग्री आता tan इनवर्स 2/3 तब हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग जाता, बिकॉज 37 डिग्रीज़ ये है, तो 37 डिग्रीज़ ही अगर आ जाता मेरा, तो मेरा हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग जाता, बट हॉरिजॉन्टल तो नहीं है। कुछ भी आया, ये एंगल tan इनवर्स 2/3 आया, एंगल पता है, और वैल्यू कितना है इसका, √52। तो दैट इज़ हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन। द कंप्लीट क्वेश्चन इज सॉल्व। V1 पता चल गया, V2 पता चल गया, रिजल्टेंट पता चल गया, V1 पता चल गया ना, यहाँ से V2 भी पता चल गया। हमसे अगर इंक्लाइंड प्लेन कितना से जा रहा है वो भी हमको पता रहेगा। हमको अगर पूछा जाए कि ये बॉल कितना से जा रहा है, तो √52 से जा रहा है, किस एंगल पे जा रहा है, तो हमको पता है tan इनवर्स 2/3 फ्रॉम दिस लाइन, सब हमको पता चल गया। अंडरस्टैंड?